तो देखो जैसे ऐसे होता है ना, तो सबसे पहले तो आपने अगर कोई क्लासेस की होंगी या फिर देखा होगा, तो उसमें यही बताते हैं कि आप पहले सवाल करो। जो ऐसे का टॉपिक सामने आया, उससे सवाल करो, उसका पहले अर्थ जान लो। अगर अर्थ जान गए तो प्रश्न करने का आपका एक जो रूप होगा या फिर प्रश्न करने का आपका जो एक कह सकते हैं डायमेंशन होगा, शायद विस्तृत हो जाए। देखो यहाँ पे मैंने टॉपिक भेज रखे हैं। नगरीकरण एक प्रछन्न वरदान है, 1997 का टॉपिक। और अगर अंग्रेजी में देखें, अर्बनाइजेशन इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आप समझो, पहले तो हमें ये प्रछन्न वर्ड अगर समझ आ गया कि वरदान ऐसा जो एक छद्म रूप में है, या फिर कहें कि वरदान ऐसा जो वरदान दिखेगा तो जरूर, लेकिन वास्तव में वरदान है नहीं। तो उस आधार पर हम ऐसे चीजों को, कौन कौन सी बातों को सोच सकते हैं कि शहरीकरण में क्या क्या डायमेंशन हम सोचें। वैसे तो नगरीकरण या फिर जो भी चीजें हैं, जलवायु परिवर्तन को पूरी तरह से, मतलब वो नहीं है कि पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कहें तो एक टॉपिक तो है ही। तो नगरीकरण में हम किन किन चीजों को देख सकते हैं। जैसे नगरीकरण में अगर एक अधिकार मिलता है, तो वो अधिकार का मिलना क्या वास्तव में ऐसे अधिकार सामने ला पाता है? अगर आपको नगरीकरण से ये एक अधिकार मिलता है कि आप प्रकृति के साथ जो करना चाहो अपने सुख संपदा के लिए या फिर भौतिक चीजों के लिए, तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। ऐसा वरदान क्या वास्तव में वरदान के रूप में है, या फिर एक कह सकते हैं अपराध के रूप में, या फिर अभिशाप के रूप में है? तो अक्सर देखो, मैंने दो सवाल किए। एक सवाल तो ये, क्या ये वरदान है? और दूसरा मैंने उसको थोड़ा सा जस्टिफाई किया कि क्या ये अभिशाप नहीं है। तो ऐसे सवाल अगर हम करते जाएंगे, और एक जो भी आप डिसगाइज समझ लो या फिर प्रछन्न समझ लो, दोनों का मतलब यही है कि क्या बोलते हैं, छद्म रूप या फिर एक ऐसा रूप जो बनावटी है। तो उसके लिए कुछ वर्ड अगर हमारे पास हो जो पूरी तरीके से एक क्या कहते हैं ऐसे को डिफाइन कर जाएं। जैसे मुझे अगर समझ आ रहा है, तो एक मृग मरीच का जो होती है, आप लोगों को शायद पता हो, जो मतलब दिखती तो कुछ और है लेकिन होती कुछ और है। या फिर कह दें कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। या फिर कह दें कि गिरगिट वाला रूप हो, या फिर जो भी आपको समझ आए, एक ऐसा वर्ड या फिर एक ऐसा वाक्यांश जो पूरी तरीके से उस ऐसे के करीब ले जाता हो। और करीब तब जब आप प्रश्न पूछने के बाद उस प्रश्न के सामने एक अलग से प्रश्न रखते हो, उस विरोधाभास में, कि ये एक वरदान है, क्या वास्तव में वरदान है? और सामने आप उस प्रश्न में एक फैक्ट रख के, या फिर जो भी आप प्रत्यक्ष तरीके से सामने लाना चाहते हो, कि ये जो बातें हैं, इन बातों का सामने वाला भी तो मतलब निकल रहा है अभिशाप के रूप में। आप ये अभिशाप के रूप में देख सकते हो कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। आप उसमें दिखाओगे कि नगरीकरण जो है, मतलब आपके पास कंटेंट तो होगा ही, मतलब वैसी ही बातें, फिर भी एक सवाल वाला रूप। और उस सवाल वाले रूप के अलावा, जैसे सवाल वाले रूप में बात होती है, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, छह का, यानी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना, ऐसी बातें। और उसके अलावा क्या नहीं, क्यों नहीं, कैसे नहीं, ये सारी बातें। ये इतनी बातें अगर आप कर ले जाओगे तो थोड़ा कंटेंट बढ़ेगा। उसके अलावा फिर भी थोड़ी बातें जो मुझे समझ आती हैं या फिर मुझे जरूरी लगती हैं, वो मैं अक्सर बताता हूँ। एक पिस्टल हाइड करके आप सोच सकते हो। पी से हो गया पॉलिटिकल, आई से हो गया इंटरनेशनल, एस से हो गया सोशल, टी से हो गया या तो कह सकते हो आप टेक्टिकल या फिर टेक्नोलॉजिकल कह सकते हो, और पिस्टल, ई से हो गया इन्वायरमेंटल या फिर इकोलॉजिकल आप बोल सकते हो, और एल से हो गया लॉजिकल, एस से हो गया हिस्टोरिकल, आई से हो गया अ, आई से आई इंटरनेशनल तो बोल चुका। आई से कुछ होता है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा क्या चीजें हैं। और डी से डिजास्टर या फिर डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आप देखो टॉपिक का नाम ही हमारा है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण। उसमें आप पर्यावरण संरक्षण में सबसे पहले बात यही सोचोगे कि सतत पोषणीय विकास
होना चाहिए, यानी जो चीज़ें हमारे पास अभी हैं, वो चीज़ें अगली वाली पीढ़ी में भी सामने वाले के पास हो। तो हमारा जो एक सोचने का नज़रिया हो, ये हो कि नगरीकरण एक प्रछन्न वरदान है, तो ये वरदान वास्तव में अगली वाली पीढ़ी के लिए भी हो, या फिर ये वरदान सिर्फ़ हमारे लिए ना रहकर अगली वाली पीढ़ी के लिए अभिशाप हो जाएगा। आप देखो, बातों को बार-बार घुमाना, लेकिन हर बात को उसी बात तक फिर से ले जाकर पहुँचा देना कि जो बातें हैं, ये वरदान है कि उसका छद्म रूप है, या फिर वास्तव में एक प्रत्यक्ष तौर पर अभिशाप की तरह दिखता ही है। हम देख पा रहे हैं, फिर भी उसको नहीं सुधार पा रहे हैं। हमें पता है सतत पोषणीय विकास आवश्यक है, कैसे किया जा सकता है, फिर भी हम एक कह सकते हैं अपने विचारों में सीमितता रखते हैं, या फिर विचारों में, जैसे आप शायद प्रेमचंद की वो लाइन सुने होंगे कि हमें पता है अगर कि समस्या ये है और उसका हम सुधार नहीं कर रहे हैं, तो हम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। तो उन बातों को आप सोच सकते हो कि जो चीज़ें हमें पता है, सतत पोषणीय विकास क्या है, एक जल संरक्षण कैसे होगा, मतलब जो प्रत्यक्ष तौर पर दिखता है। पानी के एक खर्च कर रहे हैं, आप सब लोगों को डाटा पता होगा, जो मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, या फिर जो भी चीज़ें एक खर्च में आ रही हैं, व्यय में आ रही हैं, तो उन व्यय को कैसे कम किया जाए और एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जाए न जो नगरीकरण को दिखाए। तो इन सारे मामलों को आप देखो, पॉलिटिकल में मैं सोचता हूँ अगर, तो पॉलिटिकल में एक ऐसा लचीला ढाँचा बनना चाहिए नगरीकरण का, या फिर एक संवैधानिक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो आगे के, जैसे अभी फिलहाल में क्या हुआ है, आर्टिकल 21 में शायद पर्यावरण संरक्षण को भी थोड़ी महत्ता दी गई है, इसलिए क्योंकि नगरीकरण का एक ऐसा रूप नहीं होना चाहिए जो सिर्फ आपके लिए वरदान हो, या फिर जो सिर्फ हमारे लिए वरदान हो, वो हमारी अगली वाली पीढ़ी के लिए भी वरदान हो। नहीं तो वो वरदान होगा ही नहीं। जो वरदान अगर सीमित है, या फिर दूसरों के अधिकारों का या फिर दूसरों की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, तो वो एक वरदान कैसे हो सकता है? और इसका एग्ज़ाम्पल अगर आप शुरू करना चाहते हो, तो कोई इतिहास की ऐसी कहानी जो लगेगा कि वरदान है। नगरीकरण चाहे कह दें कि कोई-सा भी, जो आपको एग्ज़ाम्पल याद आ रहा हो, कोई ऐसा, जैसे सोने की लंका एक ऐसा नगर था जिसमें सारी व्यवस्थाएँ थी। लेकिन वो लंका क्या सिर्फ़ रावण के लिए वरदान थी, या फिर उस श्रीलंका नगरी के लिए अभिशाप की तरह बन गई है? तो ऐसा एक पौराणिक रूप भी लेकर शुरू कर सकते हैं, कोई-सा भी, मतलब जो ऐसे का होगा। मैं थोड़ा स्ट्रक्चर भेजता हूँ, मेनली स्ट्रक्चर तो नहीं कह सकते, मैं पॉइंटर भेजता हूँ कि मैंने क्या-क्या बनाया है और क्या-क्या उन बातों में सोचे जा सकते हैं, जिसको आप लोग देखो और उसपे ही थोड़ी-थोड़ी चर्चाएँ करेंगे। वेट, जैसे अभी तो फिलहाल नगरीकरण की बात कर रहे थे, लेकिन मोस्टली जो हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन पर है। तो इसमें आप देखो, अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो 2 कारणों से होगा। एक तो प्राकृतिक कारणों से होगा, दूसरा मानव निर्मित जो गतिविधियाँ हैं, और हमें यही मानव निर्मित गतिविधियों को रोक कर ये प्राकृतिक कारण, जो एक बड़े कारण कह सकते हैं, महाद्वीपीय परावर्तकता, या फिर पर्वत निर्माण, या फिर महाद्वीपीय भाव, ये जो बड़े बड़े कारक है जलवायु परिवर्तन के लिए, इस पे हमारा कुछ खास ना कर पाना हमें उतनी हानि नहीं देगा। आप जरा सोच के देखो ये बात, कि अगर एक गरीब इंसान चलो एक दिन एसी चला लिया, तो उससे उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली। जबकि दिक्कत सबसे बड़ी तब होगी जब एक मल्टी मिलियन वाली कंपनी एक बड़े कह सकते हैं कार्बन का उत्सर्जन कर रही है बहुत कम समय में। तो उन चीज़ों को हम अगर देखेंगे, तो सारी जो सीमितता है, कि अगर एक प्राकृतिक कारणों से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उस जलवायु परिवर्तन का होना शायद निश्चित ही है। लेकिन अगर हम उसमें एक घी का काम कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो वो आग में घी डालना सबसे बड़ा घातक रूप में सिद्ध होगा। और उसी घातकता को, या फिर उसी जो एक कह सकते हैं बिजली पैदा करने के लिए, अगर हम जलवायु परिवर्तन से खेल रहे हैं, या फिर कहें कि अगर हम ऐसा एक मैंने आज रील्स देखा, उसको ऐसा अगर फिट करना चाहो, तो आप कहानी के रूप में भी फिट कर सकते हो, कि मानो जो है
कार में एसियों में जाकर कमाता है बिल्कुल एक ऐसी ज़िंदगी कि वो कैंसर का इलाज कराने के लिए अपने आप को सक्षम बना पाए। लेकिन उसको यही नहीं पता कि वो जो तुम कमा रहे हो, वो कमाने का तुम्हारा ज़रिया ही तुम्हारे कैंसर निर्माण का कारण बन रहा है। तो ऐसी चीज़ें जब हमारे दिमाग में आती है, कल भी मैंने एक कोटेशन शायद आपको बताया था। जब विश्व के सारे पेड़ नष्ट हो जाएँगे, जब सारी नदियाँ सूख जाएँगी, जब सारे एक जंगल तबाह हो जाएँगे, तब मानव को पता चलेगा कि हम पैसा नहीं खा सकते। और यही पैसा एक कह सकते हैं यही भौतिकतावादी सोच या फिर यही मानववादी सोच कि हम सबसे आगे या फिर एक ऐसी सोच कि दूसरों की खेत की जो घास होती है वो हरी ही लगती है और अपनी जो एक दुर्लभ घास है या फिर कहें कि अपनी जो एक प्राकृतिक रूप से घास है, वो दूसरों की खेत की घास को देखकर हम भी उसी तरह बन रहे हैं जो बहुत सारी बीमारियाँ या फिर बहुत सारे प्रभावों को लेकर आ रही है। तो उन प्रभावों को ही हमें थोड़ा सीमित करना है और इन्हीं सीमितता को पहले अगर जो भी क्वेश्चन का टॉपिक है जैसे सबसे क्लियर टॉपिक अगर आपको दिख रहा होगा तो 2017 का दिख रहा हो पूरा क्लियर क्लियर कि हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। ये पूरी तरीके से एक अगर अंग्रेजी में भी बात कर लें वी मे ब्रेव ह्यूमन लॉज बट कैन नॉट रेजिस्ट नेचुरल लॉज। आप पूरी तरीके से समझो जो बातें एक वैसी हैं कि मानव ने कोई नियम बनाया उस नियम के लिए भारतीय संविधान में तो थोड़ा लचीलापन है ही और उस लचीलेपन के द्वारा या फिर एक कह सकते हैं प्रतिरोध करके विरोध करके हम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक आपदा आ गई या फिर प्राकृत नियम ऐसा कि अगर आप पेड़ काटोगे जैसे एक शायद मुझे क्वेश्चन आ रहा है जीएस का क्वेश्चन है कि आग लगने से जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन से आग लगती है। अब आप ज़रा विचार करो कि वही चीज़ें हैं। अगर आप प्रकृति के साथ जैसा व्यवहार करोगे अभी मैंने पिछले जस्ट जब शुरू कर रहा था, तो उससे पहले एक टॉपिक की बात की। टॉपिक था ये कि जितना हम अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं, उतना ही हमारे कर्म हमें निर्धारित करते हैं। आप ज़रा सोच के देख लो कि अगर हम अधिक कह सकते हैं जंगल जलें या फिर जो भी हो, तो उससे जलवायु परिवर्तन होगा और जलवायु परिवर्तन अगर अधिक होगा, तो उससे जंगल जलने वाले हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें थोड़ा-थोड़ा कंटेंट के रूप में तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन उन कंटेंट के रूपों को कैसे एक आयाम देना है या फिर कैसे उन बातों को आगे बढ़ाना है, उन बातों को भी ज़रा सोचना होगा। 2017 के टॉपिक में अगर फिर से लौटें, तो आपको मतलब थोड़ा दिमाग में ये भी आना चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्थाएँ जैसे आप चमोली वाला जो एक घटना है, उसकी याद करो कि क्या बोलते हैं चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन में क्या हुआ कि मानव ने जो एक तरीके से सकारात्मक रूप में 1 सेकंड मैं टॉपिक फिर से देख लूँ, भूल गया। मानव ने मानवीय नियमों का साहसपूर्वक सामना किया। किस लिए सामना किया? क्योंकि प्रकृति के नियमों का उसको एक जो भली-भाँति अंदेशा है कि हम प्रकृति के नियमों का सामना या फिर प्रकृति के जो दंड के नियम हैं, उसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन सकारात्मक उदाहरण हमारे पास सीमित हैं अगर, तो उन सकारात्मक उदाहरणों से ही हमें एक सीख लेके या फिर प्रेरणा लेके हमें उन सारे नकारात्मक प्रभावों को जो दिखा रहे हैं कि मानव जो नियम है इसका विरोध भी नहीं करेंगे, लेकिन प्रकृति के नियम को पूरी तरीके से दोनों हाथ ऊपर करके एक समर्पण वाला भाव, तो उस समर्पण वाले भाव को ही हमें त्यागना है और मानव नियम अगर पर्यावरणीय नैतिकता के या फिर एक कह सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के या फिर सतत पोषणीय विकास के विरोध में जा रहे हैं, तो उन विरोधों को ही हमें थोड़ा संकुचित करना है या फिर कहें कि निम्नीकरण करके भी हम चीज़ों को इस स्तर पर ला सकते हैं, जो स्तर कह सकते हैं कि हमारे लिए आवश्यक है या फिर आगे वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। आप देखो ग्रीन हाउस गैस थोड़ा मैं कंटेंट की बात करता हूँ, ऐसा कंटेंट कि आपके लिए ऐसे में थोड़ा सवाल लाने की। अक्सर होता है कि कहते हैं कि
जो वाहन का उपयोग है, उस वाहन के उपयोग के कारण अधिक ऊर्जा दहन होती है। उस ऊर्जा से जो वायु प्रदूषण का लगभग दिल्ली में भी अभी माना जा रहा है कि जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, तो उसका 60% ये इतने सारे मोटर वाहनों के कारण। और उसका उपाय हम क्या दे रहे हैं? उसका उपाय दे रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक वाहन चलाओ या फिर सीएनजी गैस। अब आप उसी में चीज़ें सोचो कि अगर हमें आक्षेप लगाना है और अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक वाहन का होना कह सकते हैं कि एक वायु प्रदूषण नहीं देता। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं लिथियम है, लिथियम नामक एक कह सकते हैं धातु होती है, उसके द्वारा ही बनाया जा सकता है। और उस लिथियम को साफ करने में 10 लाख लीटर पानी बहा दिया जाता है और वो शुद्ध पानी से ही होता है। या फिर कहें कि एक थोड़ा हट के बात, जो पनामा एक नहर है ना, पनामा नहर, तो उसको एक कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट को तो उसने आसान किया। लेकिन जब वो एक भी अगर वहाँ से शिप गुजरती है तो लगभग 10,000 लीटर पानी, या फिर मुझे एग्ज़ैक्ट डाटा नहीं पता, लेकिन हर उस गुजरने पे पीने का जो शुद्ध पानी होता है, वो शुद्ध पानी नष्ट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि हम ऐसा उपाय सोच रहे हैं कि एक सतत पोषणी विकास के एक संसाधन को बचाकर दूसरा संसाधन हम नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें ना सोचकर हम थोड़ा एक व्यापक आयाम कि हम जो नष्ट करने वाली गतिविधियाँ सीख गए हैं, या फिर जल्दी-जल्दी वाले काम में हमने सारी जो गड़बड़ें कर दी हैं, उन गड़बड़ों को भी सुधारने का हमारा जो तरीका है, वो जल्दी-जल्दी वाला तरीका है। मियावाकी पद्धति की बात कर लो तो अच्छाइयाँ हैं इसमें कि काफ़ी कम समय में एक कह सकते हैं जंगलों का विकास हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे जंगलों का विकास अगर हम उस स्तर पर कर रहे हैं जो स्तर वास्तव में बिगाड़ के पूरा, जैसे आप देखो सारी चीज़ें अगर बिगाड़ के पुनः लगाई जाएँगी तो क्या वास्तव में वो सुधार का एक सही रूप होगा? मैं एक दिन एनसीईआरटी पढ़ रहा था, उसमें ऐसा था पूरा-पूरा क्लियर लाइन था, इंसाफ में देरी मतलब इंसाफ का कत्ल। आप सोच सकते हो कि इंसाफ जो है उन किन अर्थों में माना जा सकता है? अगर आप एक पेड़ जो 50 सालों से लगा है, उसको काटकर आगे 50 पेड़ लगा दो। उस 50 पेड़ को उतना कार्बन अवशोषण करने में उतना समय लग जाएगा जब कि कह सकते हैं कि एक्यूआई का जो लेवल है ना पिछले से 10% या फिर 10% बढ़ चुका होगा। तो उस फीसदी को ही अगर हमें कम करना है तो अपनी जो एक कह सकते हैं वनीकरण तो ज़रूरी है। लेकिन कह सकते हैं कि जो बचाव का कार्य है या फिर अभी भी जितनी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, उन उपलब्धता को एक उपलब्धता बनाए रखना या फिर उन जो चीज़ें हमारे पास अभी हैं, जैसे मैं वैसे भी बात करता हूँ कि जो हमारी मजबूती है, कम से कम उसको मजबूती बना रहने दें और नए गुण अगर सीख रहे हैं या फिर नई प्रतिमाएँ या फिर एक पर्यावरण के बारे में बात कर लें, नई चीज़ें हमारे पास आ रही हैं टेक्नोलॉजी के तौर पर जैसे सीएनजी गैस हो गया या फिर जो भी है, तो वो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर फिर भी सीमितता रख लें तो काफ़ी कुछ एक बदलाव के ज़रिए जलवायु परिवर्तन हो या पर्यावरण संरक्षण हो या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं, हम आगे वाली पीढ़ी को कुछ दे सकते हैं और ये नगरीकरण जाके वास्तव में प्रच्छन्न वरदान नहीं रहेगा, ये यथार्थ वरदान में परिणित होगा और हमारा ऐसे का जो मोड होगा ना, वो यही होना चाहिए कि ये जो प्रच्छन्न वरदान है, इसको हम नगरीकरण को एक कह सकते हैं यथार्थ वरदान बनाना है। और इस यथार्थ वरदान बनाने के क्रम में जितनी भी सारी बातें, अब थोड़ा बातों को एक बार डिस्क्राइब कर दूँ। जितने आप एक बार प्रभाव देख लो, उच्च तापमान, वर्षा के बदलते पैटर्न, समुद्र जल में स्तर में वृद्धि, वन्यजीव प्रजाति का नुकसान, आर्थिक सामाजिक रोगों का प्रसार, जंगलों में आग। और इस चीज को फिर से याद करो, जंगलों में आग से जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से जंगलों में आग, वही सारी बातें ऊपर भी उच्च तापमान से जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से उच्च तापमान, वही एक जो चक्र चला जा रहा है। इस चक्र से ऐसा होता है जैसे आप ने किसी अगर कागज में आग लगाई होगी, तो उस आग से आप देखते होंगे कि आपने एक बस चिंगारी दी है। उस चिंगारी से अब जो जितनी आगे पकड़ रही हैं, वो तीव्रता बढ़ती जा रही है और उसी तीव्रता को हमें कम करना है। चाहे आप पेरिस समझौता की बात कर लो या फिर कह दें कि जितने भी मिशन योजनाएँ सरकार बना रही है या फिर एक दिमागी तौर पर, सामाजिक तौर पर हमें
ऐसे में सिखाया जा रहा है। यूपीएससी कह रहा है आप नंबर ले जाओ। एक सरल सा ऐसे आएगा, पर्यावरण संरक्षण, और पर्यावरण संरक्षण हमारे पास इतने सारे कह सकते हैं कंटेंट होंगे कि नंबर लाना आसान बात होगी। आप नंबर ले जाओ, लेकिन कम से कम ये सीख जाओ कि अगर आप अपने घर में सालाना बारिश अगर 2 घंटे पर आवर हो रही है, शायद एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन आप पूरे साल में 8,000 लीटर पानी बचा सकते हो। ऐसा सारी चीज़ों में जो हमें बचाना है, या फिर जितनी सारी चीज़ें हमें आगे भविष्य के लिए चाहिए, उन सारी चीज़ों को बचाने का तरीका हमारे पास यही है कि हमको जो मिल रहा है उस चीज़ को संरक्षित करें। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें हम एक वैसा वाला शायद महात्मा गांधी का कथन है जो अक्सर सभी यूज़ करते हैं कि प्रकृति जो है हमें इतने संसाधन तो दे रही कि हम अपने पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में उसका उपयोग कर पाएँ। लेकिन अगर हम लालच करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएँगे। तो वही सारी चीज़ें आपको सोचनी है। आप अब आप क्या करो कि उदाहरण कुछ दो, कहानियाँ कुछ बताओ, या फिर जो भी आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मैंने अपने इस कंटेंट में नहीं लिखी है, या फिर जो भी बातें, उन बातों को आप बता सकते हो। मैं थोड़ा म्यूट करता हूँ। जो भी आपको लगे। प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, परंतु लालच को नहीं। बिल्कुल। तो अब कोई बोले क्या-क्या और किया जा सकता है, या फिर कोई सा टॉपिक अगर दे दो, क्योंकि टॉपिक तो आज किसी ने दिया नहीं, नॉर्मल से टॉपिक पे बात हो रही थी। आज वो पूरा ग्रुप बंद था ना, इसलिए कोई लिख नहीं पाया। अच्छा। देखो, टॉपिक 1997 के बाद 2008 में भी आया, नगरीकरण और उसके खतरे। अब आप देखो 2000 ये ऐसे की बात तो ठीक ही है। साथ-साथ जीएस में भी ऐसी बातें हैं जो बातें आपको लगेंगी कि हाँ, ये बातें तो हमने पढ़ी हैं, ये बातें हमने लिखी हैं। बस एक उसका जो तरीका, कल का जो तरीका, एक आज का तरीका, सबसे पहले तो मैंने यही बताया। मुझे मतलब यही लगता है कि अगर हम पहचान जाएँ कि ये जो विषय होने वाला है, अमूर्त विषय होगा या फिर उसमें कुछ मूर्तता होगी। जैसे आप मोस्टली देखोगे, अगर ऐसा आ गया, शायद कल किसी ने लिख के रखा था, पेड़ लगाना जीवन लगाना है। तो ऐसी बातें अगर आ गई तो उन बातों को हमें एक कह सकते हैं कि वो आधार देना होगा। तो आप लोग अगर कुछ बताओ तो ठीक है। अरे भाई टॉपिक क्या चाहिए बताइए हम थोड़ा टॉपिक पिन कर दिया जाता है, और यहाँ पर भी लिखा है क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं हम लोग। और आप बताइए, अभी तो शायद आप लेट जुड़े हो। टॉपिक मैं रात को ही दे देता हूँ, तो आप देख लिया करो क्या टॉपिक है, उस पे अगर कुछ काम करके आओगे तो हम लोग भी सीखेंगे कुछ। देखिए क्लाइम सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज की कोई एक थिंकर की परिभाषा मतलब आई थिंक जैसे आपने बताया ना गांधी जी ने बोला प्रकृति वाला तो हुँ। इसको मैं मतलब ये मैं क्वेश्चन के तरीके से ले रहा हूँ जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये भी जैसे मेंस के क्वेश्चन के नजरिए से ले रहा हूँ कि भारत में जलवायु परिवर्तन के क्या-क्या कारण हैं और इनको बचाव के लिए क्या-क्या किया जा सकता है ठीक है तो इसमें आप वो गांधी जी वाला जो आप बोले हैं कोटेशन ऐड हो सकता है और या फिर करंट से भी ऐड कर सकते हैं कि समय मतलब वर्तमान समय में भारतीय जो मानसून रिपोर्ट के अनुसार ये इतना परसेंट की चीजों में चेंजिंग आई है ठीक है इसका आप सिंपली दो कारण बता सकते हैं एक मानवीय हो सकता है एक प्राकृतिक हो सकता है प्राकृतिक में आप वही बताएं वही बताएंगे आपका क्या कहते हैं बाढ़ हो गया ज्वालामुखी उद्भेदन हो गया फिर क्या कहते हैं भूस्खलन हो गया और लेकिन हाँ एक चीज है इसमें जरूर ये ध्यान देंगे जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि आप लोग एक-एक, दो-दो एग्जाम्पल मतलब जैसे एक टॉपिक लिख रहे हैं ना, मान लीजिए एक टॉपिक में आपने 5 कंटेंट लिखा, ठीक है? तो उसमें आप 2 से 3 एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए। जैसे मान लीजिए भूस्खलन की बात आई, तो मतलब हर 2-3 साल में उत्तराखंड में भूस्खलन होता ही है। ज्वालामुखी उद्भेदन का चीज़ें आ गई, तो आप कोई 1-2 उठा के दे दीजिए। फिर आप भूकंप की श्रेणी में दे सकते हैं, तो जैसे भूकंप प्रभावित कुछ क्षेत्रों को दे दीजिए, जैसे दिल्ली को आप दे सकते हैं।
मानवीय कारण में आ गया तो आप वही मतलब फिर जंगल काटना और क्या कहते हैं जल का अतिशोधन करना मतलब जल का मतलब अधिक दोहन करना। अब जैसे आप वहाँ चाहें तो आप सूखाग्रस्त क्षेत्र दिखा सकते हैं, यूपी का क्षेत्र दिखा दिखा सकते हैं। बाढ़ वाला क्षेत्र में आप कोसी नदी का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं और क्या कहते हैं, ये तो बाढ़ वाला मतलब प्राकृतिक में आ जाएगा। और स थर्ड में आप ये कर सकते हैं जैसे अब इसके इसमें एक आप इंडिया का मैप बनाएँगे और दिखाएँगे कि नहीं, नहीं, 2 रुकिए। आपको मैं थोड़ा अवगत करा दूँ कि हम ऐसे की बात कर रहे हैं, तो अभी तो मुझे इतना नहीं लगता कि मैपिंग करके या फिर एग्ज़ाम्पलों की एक क्या कहते हैं, भरमार करके चीज़ों नहीं, को प्रभाविक बना पाएँगे। ऐसे नहीं की हम बातें वो कर रहे हैं। नहीं, आप हाँ, ऐसे की बातें कर रहे हैं, हमें पता नहीं था। लेकिन मैं मतलब इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में हम आपको जी, बता रहे जी। हैं। ऐसे में देखिए, ऐसे में आपका जो भी लोग लिख रहे हैं, तो उनका एक चीज़ मैं कहूँगा कि आपके चारों डायमेंशन क्लियर होना चाहिए और चारों सब्जेक्ट पे आपकी जीएस के चारों सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है? अब इसमें आप कहेंगे कि क्या कहते हैं, इसमें आप जो है मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ लिखिए कि आप मतलब आपके जीवन काल में मतलब ऐसी-ऐसी क्या-क्या घटनाएँ हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये आप लिखिए कि मेरे ही जीवन काल में हुई हैं। मतलब उन घटनाओं का उल्लेख करते हुए